हेलो स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल शयांस इंटेलीबोर्ड में। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लाया हूं जिस सीरीज़ का नाम पीवाईक्यू सीरीज़ है, जिसमें हम मैथ्स और साइंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे। और आप ये देखेंगे इस सीरीज़ को करने के बाद आप मैक्सिमम पीवाईक्यू क्वेश्चन अपने बुक से खुद से लगा पा रहे होंगे। और मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि आप जब इस पी वाई क्यू सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और आप किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको हमारी ये क्वेश्चंस, मैं जितनी भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वो लाजिमन दिखेंगी। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ताकि क्यों? इसलिए क्योंकि आप जितनी पी वाई क्यूज़ लगाते हैं, इससे आपकी चांसेस, इससे उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप जितनी से जितनी पी वाई क्यू लगाएंगे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस टाइप की ही क्वेश्चंस या बिल्कुल यही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, या फिर लैंग्वेज को घुमा के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन ये क्वेश्चंस आएंगे तो एकदम ज़रूर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि पी वाई क्यू नाम ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई बहुत बड़ा समंदर नहीं है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर ही टॉपिक से और पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। और रही बात कि मैं इस पी वाई क्यू सीरीज में आपको ये मेरे स्क्रीन पे हर चीज़ इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में कराऊंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। और जब मैं आपको ये पी वाई क्यू सेशन करा रहा हूँगा, अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर आप हमें फीडबैक दें कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने इस प्रिपरेशन जर्नी के अंदर अपने कॉन्सेप्ट में और क्वेश्चंस को जल्दी करने में, समझने में, और किस तरीके से अप्रोच बनानी है उसके अंदर वो अ, अपने आप को अपग्रेड कर सकें और अपने आप को बढ़ा सकें। सो विद दिस मैं इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें। पॉज करिए वीडियो को और 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड अपने आप को टाइम दीजिए और क्वेश्चंस के साथ लड़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन सही करिए। और कितनी क्वेश्चंस आप सही करते हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जिक्र कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बाय द वे, मैं आपके लिए आज इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैंने पहला चैप्टर सेलेक्ट किया है जिसका नाम रियल नंबर है, और जिसे वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं। तो आज मैं इसके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स के पीवाईक्यू को। फिर धीरे धीरे करके चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 धीरे धीरे आते जाएंगे, और साइंस की भी आएंगी। और साइंस में भी आप देखेंगे कि वो जो सर पढ़ाएंगे, जो सर आपको पीवाईक्यू कराएंगे साइंस में, वो भी एक दमदार ही और एक ज़बरदस्त ही अंदाज होगा। तो विद दिस मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3 इज, 1/3 का दशमलव प्रसार है। सबसे पहले तो हमें देखना ये दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, आप जानते होंगे, आपने अगर ये चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा तो आप दशमलव प्रसार के भी बारे में पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ पे चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार होता कैसे है। 1/3 है, ठीक है। आप 1/3 को जनरली क्या कीजिए, बस डिवाइड कर दीजिए। 3 को 1 से डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 1। और सेम ये कहानी रिपीट होता जाएगा, आप जैसे कि देख सकते हैं। 0.3333 रिपीट होता जाएगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, दशमलव प्रसार आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 0.33333 ही आ रहा है। अब मुझसे ये ऑप्शन ऑप्शन में क्या दे रखा है, अब पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या, टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, अनंत, पुनरावर्ती। सी नंबर ऑप्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनंत, अप्रत्यावर्ती। डी में नॉन कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है या दशमलव प्रसार है।
तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ही आपने डिवाइड किया आपको ये चीज़ दिख गया कि सबसे पहले ये तो कट तो नहीं रहा है, प्रॉपरली तो नहीं कट रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/5, ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 को 1 को 5 से डिवाइड करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 5 टू ज़ा 0.2 बार में ये कट जाएगी, पूरा होल ही कट जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, यहाँ पे तो फिर मैं ऐसे दूंगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये चलता ही जाएगा। तो ये तो कट नहीं रहा है। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार 3 रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग होता है, समझे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती बार बार मतलब रिपीट अपने आप को कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, इसलिए क्योंकि ये टर्मिनेटिंग पूरा पूरा नहीं कट रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे तो रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो ये अप्रत्यावर्ती नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और नन कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। पहली बात कि वो कट भी नहीं रहा है, ये कट भी नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये रिकरिंग है, अपने आप को बार बार रिपीट 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 कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप जब इस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे तो आपने भी बी ऑप्शन को लगाया होगा। और इन केस अगर आपने गलत टिक कर दिया तो मेरे समझाने के बाद आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं मेरी मेथड, जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, आप वो मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। ए बी सी डी आप देख लें ऑप्शन और मुझे बताएं कि इरेशनल नंबर कौन है, अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है। सबसे पहले ये इस डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर हम लोग जाते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर को कहते हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनंत अप्रत्यावर्ती। क्या कहते हैं, अनंत अप्रत्यावर्ती, ठीक है। बस अब इसमें से देख लेना है कि अनंत अप्रत्यावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर कौन सी है इसमें। आप 3/11 को आप जब डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये रिपीट करेगा। आप जब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, आप जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इसी के तरह आएगा, जैसे ये है वैसे ही वो भी आएगा, ठीक है। और आप जब इसे भी करेंगे तो ये भी वही है, एक टाइम के बाद अपने आप को ये रिपीट करेगा। लेकिन जो ये डी नंबर है ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप जब डेसिमल इसके हटाएंगे, देखें आप 2 to 5 लिखें ऐसे करके, और नीचे में आप 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, ये पूरा पूरी कट जाता है, इसी वजह से 2.25 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर आप ए देख सकते हैं, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 10, फिर 100, फिर 10000 1, फिर उसके बाद 1000001। वो मतलब कभी भी रिपीट अपने आप को नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कट भी नहीं रहा है। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ही यही होता, अनंत अप्रत्यावर्ती। तो अनंत अप्रत्यावर्ती ऑप्शन नंबर ए है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, 12 और 18 का HCF बताएं यूक्लिड की विधि से। तो यूक्लिड की विधि आप तमाम लोगों को पता ही होंगी, तो मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। A = BQ+R होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, बस मैं सॉल्व करके आपके सामने निकाल देता हूँ।
ये आपका आंसर आ गया 6। इसलिए क्योंकि अब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, फर्दर तो हम लोग काटा पीटी करेंगे नहीं, फर्दर तो हम लोग लगाएंगे नहीं, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है। जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या 6 है, तो ये आपका 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। एलसीएम बताएं 6 का और 20 का। ये तो बहुत ही आसान है, मैं दो मेथड आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, दो मेथड बताऊंगा। एक तो मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है, जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन में आप बड़ा आसानी से आप पहचान जाएंगे, यार ये तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये वाला आप तो मैं जैसे ही लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, आप लाइन ही खींचते हुए समझ गए होंगे सर कौन सी मेथड यहाँ पे कराने जा रहे हैं। 6 20 मैंने लिखा, ये एक मिनट, सॉरी, 6 20 लिखा। अब मैं इसे कैसे काटूंगा, सबसे पहले 2 से काटूंगा 3 बार में, फिर 10 बार में। अब फर्दर तो डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब मैं इसे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। 2 3 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 2 × 3 × 10, 60। ये सी नंबर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और मेथड नंबर टू, तो जस्ट वेट, एक मिनट। ओके, मेथड नंबर टू आप देख लें। मेथड नंबर टू शायद आपके लिए नहीं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये इफेक्टिव ज़्यादा है। और मेथड नंबर टू में आपने क्या करना है, आपको आप फैक्टर कर दें। जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, सबको पावर के फॉर्म में लेके आ जाए। 2 3 ज़ा 6, 6 को मैंने 6 की मैंने फैक्टर कर दी, या फिर 6 की एलसीएम आप लिख लें, मतलब वैसा ही है। ठीक है, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6। और 20 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू क्या 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम क्या होता है, सबकी बड़ी पावर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सब नंबर की बड़ी पावर को आप ले लें और लिख लें, और उसकी और मल्टीप्लाई कर दें आपस में। जैसे बड़ा जैसे इसमें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर इसमें 2 है, तो इसमें बड़ी पावर वाली नंबर कौन सी है, ये है, तो ये नंबर को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, एक 5 होगा, 4 3 ज़ा 12 इंटू 5 क्या होता है, 60। तो आपका आंसर निकल के आ गया यहाँ पे क्या है, 60। 60 इज राइट आंसर। मुझे ये भी बताते चले कमेंट सेक्शन में कि आप कितना सही कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आया आपके सामने, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अगर कोई दो नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद उसको गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि आप जब भी एचसीएम और एलसीएम को गुना करते हैं, तो उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबर का ही आपको क्या मिलेगा, गुणनफल के बराबर ही होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गुणनफल के बराबर होता है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और आपको अगर समझ में आई है, और या तो आपको इसका प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा, तो आप इसे देखते के साथ ही कर लेंगे। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान ही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग मतलब वो दशमलव प्रसार जो समाप्त होगा, मतलब जो एक समय के बाद कट जाएगा। 1/3 तो नहीं कटेगा, 1/6 को भी आप डिवाइड करेंगे, 6 को 1 से करेंगे नहीं, 1 को 6 करेंगे नहीं कटेगा। 1 को अगर आप 7 से करते हैं तो भी नहीं कटेगा, लेकिन 1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.5 बार में कट जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन है, एनी नंबर विच इज़ नॉट irrational number is called rational number, and any number which is
written in a form of p upon q and q is not equals to 0, that number is called rational number. ये मैंने इंग्लिश में कहा, मैं हिंदी में समझा देता हूँ. रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे कोई भी नंबर p बटे q के फॉर्म में लिखी जाए और जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे भाई? ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे. तो ये जो रूट में जितनी भी नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं. जैसे √3 तो √2 √1, ये जितनी भी नंबर है ये सारी की सारी क्या इरेशनल है. और पाई, पाई क्या है? पाई भी इरेशनल है. इस वजह से इरेशनल कैसे है? देखिए आप पाई की जो वैल्यू देखेंगे 3.14 समथिंग समथिंग, मतलब कि ये बढ़ता ही जाएगा अगर आप इसको मतलब पाई की असल वैल्यू को आप देखते हैं तो. ठीक. अच्छा, वैसे पाई की वैल्यू तो आप देखेंगे वैसे, लेकिन हम लोग इसे इरेशनल ही कंसिडर करते हैं. और 20/7 को अगर आप ये करेंगे, 20/7 को आप अगर डिवाइड करते हैं तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा, इसलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है. कटेगा तो नहीं लेकिन ये रिपीट ज़रूर करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? देखिए, इफ़ पी इज प्राइम ग्रेटर देन 1 देन इट हैज़, यदि p एक अभाज्य संख्या है और 1 से बड़ा है तो उसका गुणनखंड एक फैक्टर 1 होगा, या 2 फैक्टर्स उसके होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, या 3 फैक्टर्स होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, या बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, अनेक गुणनखंड होंगे. तो हमें पता है प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही ये होता है, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, तो उसकी फैक्टर कितनी होंगी? 2 फैक्टर. 2 फैक्टर से ज़्यादा उसमें उनकी फैक्टर्स नहीं होती हैं, मतलब उसके 2 ही गुणनखंड होंगे. तो ऑप्शन नंबर बी में ही ये मुझे दिख रहा है. बाकी ऑप्शन नंबर ए में एक फैक्टर नहीं होगा, 3 फैक्टर्स नहीं होगा, 3 गुणनखंड नहीं होंगे. 3 गुणनखंड तो भाई वो फिर कंपोजिट नंबर में चली जाएंगी. अब मेनी फैक्टर्स, ये भी कंपोजिट नंबर, ये तो और नहीं होना है. 1 फैक्टर तो भाई होना ही नहीं है. खैर, √2 इस क्या है? √2 अभी मैंने बताया, जिस नंबर के ऊपर रूट लग जाए वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है. साफ है, सीधा इरेशनल पर टिक मारेंगे. If HCF of two number, क्वेश्चन नंबर 10 है, if HCF of two numbers is 1 they are called, अगर दो नंबर का HCF, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो उन्हें क्या कहते हैं? उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? अगर किन्हीं दो नंबर का HCF 1 होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखें, द एलसीएम ऑफ 72 एंड 120. अभी मैंने आपको एलसीएम 2 मेथड से कराया है, आप मेथड 1 तो जानते हैं, मेथड 2 से मुझे करके देखा है. मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड्स में आपको देता हूँ. मैं आपके लिए यहाँ पर टाइमर चला देता हूँ. 20 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ. टाइम हो गया ख़त्म और अब मेरी बारी. इसकी आप एक्सप्लेनेशन देख लें या सॉल्यूशन कह लें. सॉल्यूशन इसका क्या होगा देखें जरा स्क्रीन के ऊपर, ज़रा अच्छे से देखें. हम इसे क्या करेंगे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टराइजेशन मतलब वही गुणनखंड हम इसकी करेंगे. ठीक है. तो मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे दोनों ही चीज़ें लिखने पड़ेगी. एक मिनट. फैक्टराइजेशन, स्पेलिंग वगैरह अगर गलत हो जाए भाई तो सॉरी. गुणनखंड करना है हमें. गुणनखंड सबसे पहले. अच्छा, गुणनखंड करेंगे किसका? 72 का. उसके बाद फिर 120 का हम लोग फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे. अब आप देखें गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, और आप लोग भी आराम से कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. फैक्टराइजेशन, ठीक है. 72 की फैक्टराइजेशन देखें आप कैसे करेंगे हम. देखिए 72 की जो गुणनखंड होगी वो क्या होगी? 72 को हम देखें कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 या और 3 की पावर 2. अब आप जब इसे करेंगे
टू टू ज़ा फोर। अब आप जैसे इससे देख सकते हैं, आप अगर चेक करना है कि 72 कैसा रहे, टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, दो दूना चार, दूना आठ, तीन तिया नौ, नौ ठीक क्या होता है, 72 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये जो मैंने फैक्टराइजेशन किया ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो 72 की फैक्टराइजेशन ऐसे हो गई। अब हमें क्या करना है, 120 की फैक्टराइज, 120 को फैक्टराइज करना है। 120 की फैक्टराइजेशन क्या होगी आप मुझे बताएं, जैसे मैंने इसकी किया है, इसको किया मैंने। तो 2 की पावर 3, उसके बाद अब मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 और इंटू 5। ये होगा 120 का फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। अब मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा, मैं एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया था कि तमाम की बड़ी पावर को, बड़ी पावर वाली नंबर को आप लिख दें। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो सेम ही है, तो 2 की पावर 3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और 3 की पावर 2 ये भी सेम ही है, तो 3 की पावर 2 कर दूंगा। और 5 तो एक ही जगह है, 1 तो बस इसे डाल दूंगा यहाँ पे। हो गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, दो दूना चार, दूना आठ, तीन तिया नौ, और यहाँ पे क्या हो गया, 5। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 8 9 से क्या होता है, 72। 72 इंटू 5 क्या होगा, 72 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, और 1 आ रही है हाथ में, 5 7 ज़ा 35, 5 7 35, 1 36, 360, 360 आ रहा भाई साहब। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, 360 है। इस तरीके से। और मेथड नंबर 1 जो है वो तो काफ़ी आसान है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं, तो वो आप खुद से करिएगा मेथड नंबर 1 से। लेकिन मुझे मेथड नंबर 2 समझाना था, तो मैं आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चले अब दूसरे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 में कितने अंक है, 2 की पावर 5 में टोटल अंक कितने, अगर मैं नंबर लिखता हूँ डिजिट के फॉर्म में, अंक के फॉर्म में, तो वो कितने डिजिट में बनेंगे। तो आप सीधा आप कह सकते हैं, दो दूना, अब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो 32 में कितना डिजिट है, एक डिजिट है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया एक डिजिट, और ये आपका क्या हो गया, 2 डिजिट, दूसरा डिजिट। तो ये 2 डिजिट हो गया भाई। इतना आसान आसान सवाल बताओ यार, बिहार बोर्ड में पूछता है यार, यार ये भी कोई बात है भाई, ऐसे ही फोड़ के आएंगे। 80 में 80, 100 में भाई 90 तो आराम से ही लेके आ सकते हैं। हालांकि वो मैं 95 99 इसलिए नहीं बोल रहा यार, वो बिहार बोर्ड ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा करके आए उन्हें काटना ही रहता है। पता नहीं क्यों यार ऐसा स्टूडेंट्स के साथ वो करते हैं। खैर, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। एलसीएम ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स 2 3 5। प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो जो खुद और अपने आप से कटता है। तो 2 खुद से कटता, अपने आप से कटता है। 3 5 ये क्या है, फर्स्ट, मतलब कि पहले 3 अभाज्य संख्या हैं ये, 2 3 5। अब इनका आपको क्या करना है, एलसीएम बताना है यार। तो ये भी कोई बताने वाली चीज़ है। अब सीधा यार एलसीएम क्या ही बताना है, ये तो आपस में तो कोई चीज़ कॉमन आ नहीं रही है कि मैं यहाँ पे कॉमन से इसको काट दूंगा। तो सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ख़त्म यार। ये भी कोई बात है यार, ओ यार इतना फर्जी फर्जी क्वेश्चन बताओ ये सब यार। तो बच्चा देखते के साथ 2 सेकंड में, 3 सेकंड में आंसर दे देगा। मुझे तो समझाना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, प्रत्येक सम्मिश्र सन्मिश्र संख्या में कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, बताएं भाई। कंपोजिट नंबर में कम से कम 2 तो होने ही होने हैं, 2 से ज़्यादा हो गए और भी बढ़िया, लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। अगर 2 मिनिमम नहीं होंगे और 2, तो भाई वो तो फिर प्राइम नंबर में चला जाएगा। तो इसलिए उसके 2 प्राइम फैक्टर्स होने, 2 अभाज्य गुणनखंड होने ज़रूरी है मिनिमम। ओके, आई होप कि आपको जितनी भी मैंने क्वेश्चंस कराई है अभी तक समझ में आ रही होंगी। और ये 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये आपका इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है, और इससे आप अटेम्प्ट करें। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8, वही करना है जो मैंने शुरू में कराया था। डेसिमल एक्सपेंशन 1/3 का शुरू वाले क्वेश्चन में पूछा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा हूँ। तो अब आपको मैं दूंगा टाइम, क्योंकि क्वेश्चन है रिपीट। आप लें टाइम 20 सेकेंड्स, और मुझे इसकी आंसर चैट बॉक्स में बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 15 की जो आंसर है वो ये है। नाउ
चले भाई, टाइम समाप्ति का घड़ी आ गया है, टाइम हो गया समाप्त। अब है बारी मेरी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा आप ये देख लें। एक्सप्लेनेशन, EXPLA, एक्सप्ले, हाँ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। 1/8 का देखना है हमें दशमलव प्रसार। सबसे पहले 8 लिखो भाई, यहाँ पे 1 लिखो भाई, और इसको क्या करो, पॉइंट दो, डिवाइड करो। 8, 8 एकम 8, उतरेगा 2, लगाओ 0, 8 दूना 16, लगाओ 4, लिखो 0, 8 पंजे 40। ये तो भाई कट गया, ये तो भाई कट गया, ख़त्म हो गया। अब जब ख़त्म हो गया कितने बार में, 1.125 में, तो ये तो भाई टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होने वाला। लास्ट में कट्टम कुट्टी में आ गया है, तो ये तो समाप्त होने वाला है। और ये कितने पे समाप्त हो रहा है, 0.125 पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है भाई, समाप्त हो जा रहा है। तो बस ऑप्शन नंबर ए है। अब हमें कुछ देखना ही नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब तो बातें खत्म हो गई है। बस यही है, बस इतना ही आसान है। और यही क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराई है, बहुत ही ज़्यादा आसान ही आसान इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे लिख सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में या 3 में, जहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन में जिस भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है आपको पढ़ाने में और आपकी हेल्प करने में, कि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो अब ये सेशन का तो एंड हो गया, सेशन की समाप्ति की घड़ी तो आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगले आने वाले सेशन के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की तमाम PYQs लेकर आऊँगा, और काफ़ी धमाकेदार PYQs नेक्स्ट चैप्टर की भी हम करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप सब्सक्राइब भी कर लें, और ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। इसलिए जब जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगी, और इससे आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल टाइमली और सबसे पहले आप अचीव करने वाले बनेंगे। सो विद दिस मैं सेशन को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी तमाम जो इतने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराई आपको अच्छे समझ में आई होंगी। सो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, और मन लगा के पढ़ते रहें। अपने पापा मम्मी के नाम को रोशन करें और अपने ख़ानदान के नाम को रोशन करें, और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेकर आएँ, ताकि हमें भी खुशी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।